Hello, friends. So, once again, I am here with some important MCQ type question for HP Set Political Science, जो highly expected हैं and we should know about these question. तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे जिसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो काफ़ी ज़्यादा वाइड ये टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, बट इन दिस वीडियो वी विल कवर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ HP सेट पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो चाहे SSC लेवल पे हैं या फिर स्टेट पे हैं, तो ये जो टॉपिक है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। So let us start with our first question. So the question one, which of the following constitutional amendment lowered the voting age from 21 years to 18 years? तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी रिसेंट में ही हिमाचल में जो पंचायत लेवल पे और नगर निगम के इलेक्शंस हुए हैं, तो हमें ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। सो इट इज़ दी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 में। तो द 61 Constitutional Amendment Act 1988 reduced the voting age from 21 years to 18 years. This amendment modified Article 326 of the Constitution. Why was it done? The government believed that youth should participate in democracy. Young citizens are politically aware, and wider participation strengthen the democratic legitimacy. The amendment came into force in 1989 एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो ये हुआ है वो हुआ है आर्टिकल 326 में, एंड प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज बिफोर अमेंडमेंट 21st ईयर, आफ्टर अमेंडमेंट 18 ईयर। ठीक है, तो जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1988 में, 1988 में, उसके द्वारा जो मतदान की आयु भारत में 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया। और यह जो संशोधन है वो अनुच्छेद 326 से संबंध रखता है, 326 में हुआ था। और संशोधन का उद्देश्य क्या था, क्यों संशोधन किया गया, क्यों जो एज है वो 21 से 18 की गई, क्यों कम की गई थी? क्योंकि युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना चाहते थे गवर्नमेंट, और राजनीतिक सहभागिता बढ़ाना था, साथ ही साथ लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्व बनाना। और यह संशोधन 1989 से लागू हुआ है ना। तो 1988 में ये जो कि है अमेंडमेंट हो गया था, लेकिन जो इसका इन्फोर्समेंट हुआ वो 1989 में हुआ। ओके, तो अदर ऑप्शंस को अगर हम गो थ्रू करें तो ऑप्शन ए था 22nd अमेंडमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया और हमारे प्रियम्बल में 3 नए शब्द ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रेटिव वर्ड। तो ये वोटिंग एज से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। और 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now the 44th amendment, so it restored democratic provision after emergency, right? तो जो 44वां संशोधन आपातकाल के बाद लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाल से संबंधित है, तो ये भी नहीं है। एंड 73rd अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये भी ज़रूरी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नाउ लेट अस गो थ्रू सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो अभी हम अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट की। ठीक है, तो हमारे पास हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, हमारे पास 6 हमारे मौलिक अधिकार है। उन 6 अधिकारों में से कौन सा अधिकार है जिसे जो कि है
हमारे संविधान का अंतरात्मा और हमारे संविधान का हृदय कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आर्टिकल 32 में हमें देखने के लिए मिलता है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट एंड soul of the constitution. Why? Because fundamental rights became meaningful only when citizens can approach the Supreme Court for enforcement. तो बहुत बड़ी बात है ना? So Article 32 empower citizens to directly approach the Supreme Court when their fundamental rights are violated. तो 5 रिट्स उसके लिए है। कौन कौन से रिट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। कौन कौन से है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड कैरिटरी एंड क्यू वारंटो, राइट। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि यदि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का हमें अधिकार नहीं होगा तो हमारे जो अधिकार है वो एक हिसाब से निरर्थक हो जाएंगे, वेस्टेज हो जाएंगे। तो इसीलिए जो अनुच्छेद 32 है वो क्या है, वो सारे के सारे नागरिकों को एक अधिकार दे रहा है कि अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अनुच्छेद 32 है उसे हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। और 5 रिट इसके लिए रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एंड अधिकार प्रेच्छा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इंपॉर्टेंट है और बेसिक सा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस मामले में मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया? तो वो है केशवानंद भारती केस 1973 में। सो द केशवानंद भारती केस इन 1973 is considered the most important constitutional case in Indian history. Why? The Supreme Court ruled Parliament can amend the Constitution under Article 368. एक तो ये चीज़ क्लियर हुई। But, however, Parliament can't destroy or alter the basic structure of the Constitution. This judgment balanced the parliamentary supremacy and the constitutional supremacy. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या इंक्लूड करता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट को जो बेसिक स्ट्रक्चर लगता है हमारा जो है हमारे पूरे के पूरे संविधान का निचोड़ है, दैट इज़ आर बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज़ नॉट रिटर्न एज इट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था 1973 में भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान की मूल संरचना है उसको नष्ट नहीं कर सकती। और मूल संरचना की प्रमुख तत्व क्या है? वो है संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अगर अदर ऑप्शंस को हम गो थ्रू करें तो गोकुलनाथ जो केस है वो 1967 में हुआ था। तो गोकुलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो गोकुलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। एंड मिनर्वा मिल केस में स्ट्रेंथन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बट डिड नॉट ऑरिजिनेटेड। ठीक है, तो मिनर्वा मिल केस ने जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूती दी है, लेकिन उसे जो कि कहीं ना कहीं उत्पत्ति नहीं हुई है वहाँ से। एंड एस.आर. बोहमाई केस 1994 सो रिलेटेड टू फेडरलिज्म एंड आर्टिकल 356। Now the question 4, which article deal with the constitutional amendment procedure? Very simple, बट बहुत बार गलत हो जाता है तो इसलिए गो थ्रू करना ज़रूरी है। सो इट इज़ द आर्टिकल 368। सो द आर्टिकल 368
provides the power and procedure for constitutional amendment. And to amend the our constitution there are three method. ठीक है, कौन कौन से मेथड है? सिंपल मेजोरिटी, एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंज इन स्टेट बाउंड्री, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, है ना। स्पेशल मेजोरिटी, मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी से ही होते हैं। और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ स्टेट रिक्वायर्ड फॉर फेडरल प्रोविजन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और संविधान संशोधन तीन प्रकार से हो सकता है। साधारण बहुमत, उदाहरण के लिए राज्य निर्माण और राज्य सीमाओं में परिवर्तन, है ना, तो उसके लिए हमें साधारण बहुमत चाहिए। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत करते हैं, उन्हें लगता है कि राज्य निर्माण या राज्य सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की स्वीकृति का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। राज्य निर्माण और राज्य सीमाओं में परिवर्तन साधारण बहुमत से किया जाता है। विशेष बहुमत हमें जो कि अधिकांश अधिकांश जो संशोधन है हमारे संविधान के उसमें देखने के लिए मिलता है। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की स्वीकृति के जो उदाहरण है वो है संघीय प्रावधान, राष्ट्रपति का चुनाव और सर्वोच्च न्यायालय। और अगर अदर ऑप्शंस को गो थ्रू करें तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग है, आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है, और आर्टिकल 370 फॉर्मर स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो याद रखना है इट इज़ द फॉर्मर, है ना, अभी रिसेंट का नहीं है। 370 पहले थी तो वो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, बट अभी ये रिसेंट में नहीं है। नाउ द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा ओनली। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। सो द मनी बिल्स आर गवर्न्ड बाय आर्टिकल 110। अ मनी बिल कैन only be introduced in Lok Sabha, and before introduction recommendation of the president is necessary। ठीक है, तो ये important है। and after Lok Sabha passes it sent to Rajya Sabha can't reject it, can't amend it, can only recommend changes, must return within 14 days। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाई इज़ लोकसभा स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चलती है कि बिकॉज इट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पीपल एंड कंट्रोल पब्लिक फाइनेंस, है ना। तो इस चीज़ से हमें क्या चलता है, मनी बिल से क्या चीज़ क्लियर होती है कि जो हमारा लोकसभा है वो कहीं ना कहीं अधिक मजबूत है। तो जो धन विधेयक का प्रावधान है वो अनुच्छेद 110 के अंदर आता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। और लोकसभा से पारित होने के बाद जब लोकसभा में पारित हो गया धन विधेयक तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में भेजने के बाद राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, वो केवल सुझाव दे सकती है। और वो भी उसे 14 दिन के अंदर अंदर सुझाव भी देने होते हैं और उसे रिटर्न भी करना होता है। ठीक है, तो लोकसभा को अधिक शक्ति क्यों दी गई है? क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हमारा लोकसभा रहता है। So now from these question let us do revision also, so that हम हमारा जो क्वेश्चन है और उसकी जो इम्पॉर्टेंट आउटपुट है उनको हम फॉरगेट ना करें इजीली। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस केस ओरिजिनेट हुआ? केशवानंद भारती केस 1973 से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है संवैधानिक संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में बताया गया है। मनी बिल आर्टिकल 110 में है, अनुच्छेद 110 में है। और जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड होता है। वोटिंग एज पहले 21 थी, 21 से घटाकर 18 कर दी गई और ये की गई थी 61वें संशोधन के द्वारा, 61 अमेंडमेंट के थ्रू। हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और अडल्ट सफरेज जो है आर्टिकल 326 में हमें देखने के लिए मिलती है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, so which constitutional amendment is known as the mini constitution? very very important, हमने अभी go through किया है। I think it was in the first question।
तो इट इज़ द 42nd अमेंडमेंट, 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसे जो कि है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। सो द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 is called the mini constitution because it made the largest number of changes to our constitution. It was enacted during the emergency period. emergency कब से कब तक रही थी? 1975 से 1977 तक. Important. मेजर चेंजेस क्या किए गए? एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल, एडेड फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A के अंदर है, स्ट्रेंथन द पावर ऑफ पार्लियामेंट and curtailed judicial review, extended the tenure of Lok Sabha and state assemblies from 5 to 6 ईयर, ठीक है। तो एक्सटेंड किया गया था लेकिन बाद में इसको लेटर रिवर्स भी कर लिया गया, तो याद रखना है, ठीक है। 5 से 6 साल के लिए लोकसभा की गई थी लेकिन बाद में फिर से 5 साल के लिए किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में सबसे अधिक परिवर्तन किए और यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। प्रमुख परिवर्तन: प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, संसद की शक्तियों को बढ़ाया गया और न्यायिक समीक्षा की समिति करने का न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास रहा। क्वेश्चन 7, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यह निर्णय कौन करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। तो ये कैसे याद रखना है? मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो ये डिसाइड भी कौन करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं? तो ये कौन करेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो द अंडर आर्टिकल 1103 द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा रिगार्डिंग वेदर अ बिल इज अ मनी बिल is final. The speaker certify the bill before it is sent to Rajya Sabha. This power is crucial because Rajya Sabha has limited power regarding money bill. Not joint sitting can be held for a money bill. ठीक है। तो अनुच्छेद 110(3) के अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है। यह शक्ति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है और दूसरा क्या है कि धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है राज्यसभा और लोकसभा की एक साथ मनी बिल के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल संरचना का भाग नहीं है? जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू तो मूल संरचना होनी चाहिए, अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो किसी को उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। फेडरलिज्म का होना भी बहुत ज़रूरी है और फंडामेंटल राइट्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राइट। सो the Supreme Court has reorganized many features as the part of basic structure. These include judicial review, federalism, rule of law, democracy, secularism, and separation of power. However, directive principle as a whole have not been declared as the basic structure of the element. ठीक है, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने DPSPs को जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट अभी डिक्लेयर नहीं किया है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने कई तत्वों को संविधान की मूल संरचना का भाग माना है, वो है न्यायिक समीक्षा, संघवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विधि का शासन। लेकिन राज्य के जो नीति निदेशक तत्वों को संपूर्ण रूप से मूल संरचना नहीं माना गया है। इम्पोर्टेंट। विच रिट इज इशूड टू प्रोड्यूस अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर अ कोर्ट? तो किसी बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कौन सी रिट जारी की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 तरह की रिट होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, हैबेस कॉर्पस, ठीक है। तो क्यों की जाती है? सो हैबेस कॉर्पस लिटरली मीन्स
You may have the body. So it is issued when a person is illegally detained and the court order the authority to produce the detained individual and justify the detention. And it is considered the most important writ for protection of personal liberty. तो जो हैबेस कॉर्पस का अर्थ है बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। तो जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तब यह रिट जारी की जाती है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिट मानी जाती है। ठीक है, यह अभी इंडिविजुअल अगर प्रोटेक्शन के लिए और पर्सनल की लिबर्टी को अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिट है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रखना। अगर हम अदर ऑप्शंस को गो थ्रू करें तो मैंडेमस orders a public authority to perform a duty, and category transfer a case from lower court, and quo warranto question legality of holding a public office. Question 10. The anti-defamation law was introduced through which constitutional amendment? This is also very important. ठीक है, तो दल बदल विरोध कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये था 52nd अमेंडमेंट। तो जो 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1985 में, उसके थ्रू जो किया दल बदल विरोध कानून को लाया गया था। सो द एंटी डेफिएशन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। इट इंसर्ट द 10th शेड्यूल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे जो संविधान के ये जो कि है 10वें शेड्यूल में हमें देखने के लिए मिला, 10वें अनुसूची में है। एंड इट पर्पज इज टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस, हॉर्स ट्रेडिंग एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। डिसीजन अथॉरिटी है स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लाया गया और इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो उद्देश्य क्या था? राजनीतिक दल बदल को रोकना, खरीद फरोख्त रोकना और सरकार की स्थिरता को बनाए रखना, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा सरकार में हो रहा था कि बहुत सारे जो पार्टीज़ के मेंबर्स थे वो अपनी पार्टीज़ को छोड़ के दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और वो भी आफ्टर द इलेक्शन ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। तो इसीलिए राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए ये सारी चीज़ों को किया गया। अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा कि अगर दल बदल किया गया है तो ये किस तरीके से अयोग्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो उसका जो निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं। सो लेट अस गो थ्रू अ क्विक रीजन। हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 को कहा जाता है वोटिंग एज। 61st अमेंडमेंट के थ्रू 21 से 18 की गई थी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कि ओकेशानंद भारती केस में हमें पता चला। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 में के थ्रू होता है। मनी बिल आर्टिकल 110 में है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 42nd अमेंड को कहा जाता है। मनी बिल सर्टिफिकेशन स्पीकर ऑफ लोकसभा देते हैं। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी रिट कौन सा है? हैबेस कॉर्पस। एंटी डेफिएशन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ। एंटी डेफिएशन शेड्यूल 10th शेड्यूल में। Now the 11th question. So which of the following veto power is not available to the President of India? निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन आर एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो एंड क्वालिफाइड वीटो। तो जो क्वालिफाइड वीटो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। वाई? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें, सो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो, प्रेजिडेंट कैन विदहोल्ड असेंट कंप्लीटली। सस्पेंसिव वीटो, प्रेजिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। पॉकेट वीटो, प्रेजिडेंट कैन कीप द बिल पेंडिंग indefinitely. However, qualified veto, the President of India does not possess qualified veto. This power exists in countries like the United States, where the legislature can override the veto with a simple majority.
तो भारत के राष्ट्रपति को निम्न वीटो शक्तियाँ प्राप्त है: पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो जिसे हम बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो और जेबी वीटो, पॉकेट वीटो इसे कहा जाता है। लेकिन क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? सो जुडिशियल रिव्यू किससे लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन या हम कहें या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो भारत की जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो द जुडिशियल रिव्यू मीन्स कोर्ट कैन examine the constitutionality of laws. If a law violates the constitution, the judiciary can declare it unconstitutional. And the concept originates for Marbury versus Madison का जो केस था and decided by the US Supreme Court इन 1803। ठीक है, जो ये कॉन्सेप्ट आया था जुडिशियल रिव्यू का हुआ था मारबरी वर्सेस मेडिसन का केस था, यूएसए में ही हुआ था और इसमें यूएसए डिसाइड किया था यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कि है जुडिशियल रिव्यू होना ज़रूरी है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायालय यह जांच सकता है कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, और यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस अवधारणा की जो उत्पत्ति है वो अमेरिका में हुई है। Who described public interest litigation as a tool for social justice? PIL, very very important। लोकहित याचिका को सामाजिक न्याय का उपकरण किसने माना? जस्टिस PN भगवती ने। ठीक है, सो द जस्टिस PN भगवती is considered one of the pioneers of PIL of India. So PIL expanded access to justice for poor, marginalized, bonded laborers, prisoners, environment related causes. So PIL transformed the judiciary from a passive institution into an active protector of right। ठीक है, तो जो न्यायमूर्ति PN भगवती को भारत में लोकहित याचिका का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है क्योंकि PIL ने न्याय तक पहुंचने को आसान बनाया, गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, कैदियों के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉट ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू HP सेट पॉलिटिकल साइंस, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हो तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो इजीली गो थ्रू करेंगे सारे क्वेश्चंस को। द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रेफर टू सहकारी संघवाद का अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ है कॉरपोरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो सहकारी संघवाद जब आता है तो संघवाद में सेंटर और स्टेट दोनों ही चीज़ें रहती है। सो द कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म मीन सेंटर एंड स्टेट वर्क टुगेदर, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड कॉरपोरेटिव गवर्नेंस। जैसे कि नीति आयोग में हम देखते हैं, GST काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल हम देखते हैं, तो दोनों क्या है, सेंटर और स्टेट मिलके काम कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड होती है। जो पॉलिसीज़ निकलती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उनका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो सहकारी संघवाद का अर्थ है केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करते हैं, साझा नीति निर्माण करते हैं और समन्वित प्रशासन होता है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन विच ग्राउंड? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्र आपातकाल किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? किन आधारों पे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती है, वो जो कि है तब जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। ठीक है, तो और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे तो कोई ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी पे तो कोई भी इमरजेंसी नहीं लगता है। फेलियर ऑफ मानसून पे भी कोई भी इमरजेंसी नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। सो द आर्टिकल 352 प्रोवाइड फॉर नेशनल इमरजेंसी एंड आफ्टर द 44th अमेंडमेंट नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबिलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि 44th अमेंडमेंट होने से पहले जो इमरजेंसी है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए भी
लगाई जाती थी, लेकिन अभी जो कि ये सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए यूज़ होता है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्र आपातकाल से संबंधित है और 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्र आपातकाल केवल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के लिए। और 44वें संशोधन से पहले आंतरिक शांति भी आधार था, लेकिन अब इसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 प्रेसिडेंट रूल है और आर्टिकल 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इन्हीं 3 आर्टिकल को वन बाय याद रखना जरूरी है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट क्विक रिवीजन अगर हम करें तो क्वालिफाइड वीटो क्या है, ये भारत में अवेलेबल नहीं है यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए। जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से बोरो किया है। पीआई पायोनियर जो है वो जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा ही एक हिसाब से इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उन्होंने रखा है। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट कॉरपोरेशन दोनों हमें देखने के लिए मिलते हैं। और आर्टिकल 352 जो कि कब लगती है, नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट रूल से डील करता है? सो इट इज़ द आर्टिकल 356। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो 356 है वो क्या है, वो है हमारा स्टेट इमरजेंसी, वो है हमारा प्रेसिडेंट रूल, राइट। So the Article 356 deals with the failure of constitutional machinery in a state. It allows the president to impose president rule when the governor report that the state government cannot function according to constitutional provision. So during president rule, state council of minister is dismissed. Governor acts on behalf of the president. State legislative assembly may be suspended or dissolved. So this provision has been one of the most debated provision in Indian federalism. तो जो अनुच्छेद 356 है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। और यदि राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 हमारा प्रेसिडेंट रूल है और आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ग्रेट, ओके। क्वेश्चन 17, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा है? आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी हो गया। ऑप्शन बी क्या है हमारा? प्रेसिडेंट रूल है। ऑप्शन सी हमारा जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। सो द आर्टिकल 360 empowers the president to declare financial emergency if the financial stability or credit of India is threatened. And interestingly, financial emergency has never been imposed in India. Effects including reduction of salaries of government employees and reduction of salaries of Supreme Court and High Court judges, financial directions of state। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। और आर्टिकल 365 जो है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन 18, which jurisdiction of Supreme Court allows dispute between center and state to be decided directly by it? तो ये कौन सा jurisdiction है? It is the original jurisdiction power of the Supreme Court. So under Article 3131, the Supreme Court enjoys original jurisdiction. This means certain dispute can be brought directly before the Supreme Court without going through
लोअर कोर्ट. एग्जाम्पल सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट. तो बेसिकली अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है. इसका अर्थ है कि कुछ मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हमें जो कि लोअर कोर्ट्स में अपना अपील रखना है, हम डायरेक्टली जो कि है सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील रख सकते हैं. और फॉर एग्जांपल सेंटर वर्सेस स्टेट का कोई केस है या स्टेट वर्सेस स्टेट का कोई केस है. और अपीलिएट ज्यूरिडिकेशन में क्या होता है, अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट जाता है. एडवाइजरी ज्यूरिडिकेशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट सीक एडवाइस आर्टिकल 143 एंड रिव्यू ज्यूरिडिकेशन में रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट्स. क्वेश्चन 19. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड एडवाइजरी बॉडी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इस बॉडी को, इलेक्शन कमीशन को, हमारा जो भारत का संविधान है वो बनाता है. उसने इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया. सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो द इलेक्शन कमीशन डिराइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 324. ठीक है. तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको, उसका जो अथॉरिटी है, उसका अधिकार कहाँ से मिल रहा है, अनुच्छेद 324 से. देयरफॉर इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. फंक्शंस: कंडक्ट लोकसभा इलेक्शन, कंडक्ट राज्यसभा इलेक्शन, कंडक्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन, कंडक्ट प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. तो निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, इसीलिए यह एक संवैधानिक निकाय है. मुख्य कार्य क्या है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव. और अगर हम अलग अदर ऑप्शंस को गो थ्रू करें तो सिचुएटरी बॉडी क्या होती है, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट होती है. एग्जीक्यूटिव बॉडी तो करेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं. एडवाइजरी बॉडी not its primary role. Question 20. Which of the following is generally regarded as a unitary feature of the Indian Constitution? ठीक है. तो जो हमारे भारत में यूनिटरी फीचर है वो किस चीज़ से पता चल रहा है, ड्यूअल गवर्नमेंट से, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, सिंगल सिटीजनशिप से या डिवीजन ऑफ पावर से. तो डुअल गवर्नमेंट से यूनिटरी फीचर का कैसे पता चल सकता है, ना ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से और ना ही डिवीजन ऑफ पावर से. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट. सिंगल सिटीजनशिप क्या दिखाती है, यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडिया इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ क्वासी फेडरल स्टेट. फेडरल फीचर क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ये क्या हो गए हमारे फेडरल फीचर हैं. और यूनिटरी फीचर्स क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप, स्ट्रॉन्ग सेंटर, इमरजेंसी प्रोविजन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर. सो द सिंगल सिटीजनशिप इज कंसीडर्ड एज द यूनिटरी फीचर. तो भारत को अर्ध संघीय राज्य कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें संघीय विशेषता कौन कौन सी है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है और स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पे है. और एकात्मक विशेषताएं क्या है कि एकल नागरिकता है, शक्तिशाली केंद्र है, सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, आपातकालीन प्रावधान है और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा की जाती है. तो इसीलिए एकल नागरिकता भारत संविधान की एकात्मक विशेषता मानी जाती है. और बाकी के जो सारे ऑप्शन थे, डुअल गवर्नमेंट का होना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, डिवीजन ऑफ पावर, वो सारे क्या है, फेडरल फीचर्स हैं. लेट अस डू रिवीजन फॉर दीज क्वेश्चन. सो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ओरिजिनल ज्यूरिडिकेशन आर्टिकल 131, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 एंड सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी फीचर. Now the next important question. So the question 21. Which article empower the president to seek the opinion of the Supreme Court? Important है. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांग सकता है? तो वो है आर्टिकल 143. So article 143 deals with the advisory jurisdiction of the Supreme Court. The president may refer questions of law, questions of public importance to the Supreme Court. The opinion given by the Supreme Court is advisory, not binding on the president. तो फेमस रेफरेंसेस क्या है, बेरूबरी केस 1960 और
जन्मभूमि रेफरेंस 1993। तो अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार से संबंधित है। राष्ट्रपति विधि संबंधी प्रश्न, जनहित के महत्वपूर्ण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं और न्यायालय की राय बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडवाइसरी ज्यूरिडिकेशन आता है अंडर आर्टिकल 143 में, और ओरिजिनल जो ज्यूरिडिकेशन है वो आता है आर्टिकल 131 में। इम्पॉर्टेंट once again, which constitutional amendment added fundamental duty? Very very important and easy one. Basically we have already go through it a lot of time in previous video also and in this video also. So it is the option B, right? 42nd amendment, also known as the mini constitution. क्यों? क्योंकि fundamental duties were added in part 4A or article 51A through the 42nd constitutional amendment act 1976. So originally there was the 10 duties, but later 11th duty added by 86th amendment in 2002. So it is the duty toward the education. It is the parental duty given to the parents for the education of their children from 6 to 14, something like that. So now the मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, बाद में 86वें संशोधन द्वारा 11 कर्तव्य, एक और कर्तव्य को जोड़ा गया और अभी ओरिजिनली 11 है। नाउ हु डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वेसी फेडरल, है ना। अभी हमने गो थ्रू किया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्वेसी फेडरल है। क्यों? क्योंकि हमें फेडरलिज्म भी देखने के लिए मिलता है और यूनिटरी भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसे क्वेसी फेडरल कहा जाता है। लेकिन क्वेसी फेडरल किसने कहा? तो किसने कहा? ये कहा था केसी वेरे साहब ने, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है केसी वेरे डिस्क्राइब्ड इंडिया एज क्वेसी फेडरल बिकॉज इंडिया पोसेस बोथ फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर। तो फेडरल फीचर्स क्या क्या है और यूनिटरी फीचर्स के कौन कौन से हैं, ये हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। तो राजनीतिक वैज्ञानिक केसी वेरे ने भारत को अर्ध संघीय कहा, क्योंकि भारत में संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता दोनों मौजूद है। Which constitutional body recommends the distribution of taxes between the center and state? Important. केंद्र और राज्य के बीच करों के वितरण की सिफारिश कौन करता है? नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन तो नहीं हो सकता है ना, तो क्योंकि तो इलेक्शन करवाता है। और प्लानिंग कमीशन पहले था, अभी 2015 से ही नीति आयोग आ गया, प्लानिंग कमीशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, फाइनेंस कमीशन। So the article 280 provide for the finance commission. It is constituted by the president every 5 year. Function क्या है? Distribution of tax revenue, grant in aid, financial relations between center and state. Important. It is one of the key pillar of Indian fiscal federalism. तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन करते हैं। मुख्य कार्य क्या है? करों का बंटवारा, अनुदान, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डेफिएशन लॉ? ठीक है, हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया है, कौन सा है? सो इट इज़ द 10th शेड्यूल। सो द एंटी डेफिएशन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985. इट इंसर्टेड 10th शेड्यूल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। पर्पस क्या है? प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस, prevent horse trading and ensure political stability. Now the revision. Article 143 advisory jurisdiction है, आर्टिकल 131 क्या है हमारा? ओरिजिनल jurisdiction है। एंड आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 42nd अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एड ऑन किया गया। केसी वेरे ने कहा कि क्वासी फेडरल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग है। 10th शेड्यूल एंटी डिफ्यूशन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल में है। नाउ द नेक्स्ट 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो निम्नलिखित में से एक संवैधानिक निकाय कौन सा है? नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हालांकि फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में राष्ट्रपति बनाते हैं, बट
इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। नीति आयोग 2015 में आया, प्लानिंग कमीशन को उसने रिप्लेस किया है, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन है वो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। Now the constitutional body derives its power directly from the constitution, and the finance commission is established under article 280. Example of constitutional bodies क्या है? election commission, UPSC, finance commission and CAG. And statutory bodies है created by the act of parliament, example NHRC, CVC, CIC. तो संवैधानिक निकाय वो होता है जिसकी स्थापना सीधे संविधान द्वारा की जाती है, और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है, तो इसीलिए एक संवैधानिक निकाय है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? सो इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। सो इन आर्टिकल 76 प्रोवाइड फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, the Attorney General, highest law officer of India, chief legal advisor of the government, and qualification must be qualified to become a judge of Supreme Court. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स बट कैन नॉट वोट। तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवाद से संबंधित है, और महान्यायवाद क्या है? भारत के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं और केंद्र सरकार का मुख्य कानून सलाहकार होते हैं। तो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान का इन्हें अधिकार नहीं होता है, और इनकी जो नियुक्ति है वो जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। विच आर्टिकल डील विद द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो है आर्टिकल 148 में। तो द SAG or CAG is known for guardian of public purse and watchdog of public finance. The office is established under Article 148. Function क्या है? Audit union account, audit state account and audit government companies. तो Dr. B.R. Ambedkar views the CAG is one of the most important officer under the Constitution. तो CAG को कहा जाता है सार्वजनिक धन का संरक्षक, लोक वित्त का प्रहरी, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। केंद्र सरकार के खातों की जांच, राज्य सरकार के खातों की जांच और सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षण कौन करता है? CAG करता है। तो CAG आर्टिकल 148 में है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 326 में है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कमीशन है जो हमें पता होना चाहिए। Now the which constitutional amendment made the right to education a fundamental right? ठीक है, तो right to education पहले fundamental right नहीं था, बट इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में जो कि है एक फंडामेंटल राइट इसे बनाया गया। तो प्रोविजन किया गया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर, एंड इट ऑल्सो मॉडिफाइड द आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 51A के पार्ट विच इज़ रिगार्डिंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट इंस्टेड ऑफ मेयरली अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ये जोड़ा गया। प्रावधान क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा रहेंगी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पहले शिक्षा नीति निदेशक तत्वों का भाग थी, अब यह मौलिक अधिकार बन गई। सो द लास्ट क्वेश्चन, so which parliamentary committee is known as the watchdog of public expenditure? तो कौन सी संसदीय समिति लोक व्यय की प्रहरी कहलाती है? तो ये कौन सी है? इट इज़ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। सो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी examines audit report of CAG and government expenditure, public spending. Its objective is to ensure that money approved by parliament has been spent properly. Important fact क्या है कि traditionally the chairperson of PAC is chosen from the opposition. तो लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी है CAG की रिपोर्ट की जांच करना, सरकारी खर्च की जांच करना और सार्वजनिक धन के उपयोग की समीक्षा करना, और परंपरागत रूप से PAC का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। तो PAC क्या है? वॉच डॉग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, और CAG वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, दोनों में बहुत बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो ये याद रखना है। PAC वॉच डॉग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड CAG वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस।
let us go through a grand revision. So the article 32 heart and soul, article 110 money bill के regarding article 131 original jurisdiction, article 143 advisory jurisdiction, article 148 CAG है, article 280 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और 3 नए वर्ड्स को हमारे प्रियम्बल में ऐड किया था। 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेशन लॉ है, और इसने जो कि 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया, हमारे 10th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस्ड है। एंड 61st जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें वोटिंग एज को 18 कर दिया गया 21 से घटाकर। एंड 86th अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया 2002 में। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इंट्रोडक्शन हुआ, और KC वेरेन का ने जो कि इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट कहा। सो इन टुडे वी हैव covered the 30 most important question from the Indian government and politics, और ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था HP सेट के लिए भी, UGC नेट के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो if I missed anything from this section, kindly let me know in the comment, and if I was wrong in explaining anything, then also let me know, and most important thing, काइंडली लेट मी नो कि जो नेक्स्ट वीडियो में आप जो कि कौन से टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं HP पॉलिटिकल साइंस के लिए।